सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो अब तक दो सूत्र हम पढ़ चुके हैं और आज अच्छी तरीके से हम समाहार स्वरिता ही इसकी व्याख्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो उसकी वृत्ति में जैसे लघु सिद्धांत में अधिक तो कुछ लिखा नहीं है। क्या लिखा है? सनविधोपि, यहाँ अवग्रह चिन्ह का उच्चारण नहीं होगा। सनविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। तो ये जो है ये आगे सूत्र की चर्चा करता है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि क्या नाम है, वरदराज आचार्य जी ने तीनों सूत्रों की वृत्ति ही नहीं दी, ये आगे की सूत्र की चर्चा करता है। तो उसमें देखेंगे वृत्ति का अर्थ है, उन्होंने इसका अर्थ नहीं समझाया। टीका में अगर कोई और समझा दे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने साक्षात नहीं लिखा। हाँ जी, क्या कह रहे हो हरिओम जी, बोलो। ठीक है, ठीक। थर्ड लाइन इसी पेज पे, कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से। अच्छा, जिस अच के उच्चारण में, ठीक है। जिस अच के उच्चारण में स्थानों के निम्न भाग का प्रयोग हो उस अच की अनुदात्त संज्ञा, और जिस अच के उच्चारण में उदात्त और अनुदात्त का समान उपयोग किया गया हो, तो उस अच की स्वरित संज्ञा का विधान इन तीनों सूत्रों से हुआ। तो ये लिखा है, क्या हुआ इसमें समस्या बताइए। हम्म। हाँ, तो ज्यादा उसमें अधिक कुछ नहीं, बात बात यही है कि अभी समान का उपयोग अभी बताता हूँ समान का उपयोग। व्यवस्था करी गई है उसके अगले वाले सूत्र में, जो लघु सिद्धांत में नहीं दे रखी है, अष्टाध्यायी में जो दे रखा है। अब देखो, आप सूत्र को किस प्रकार व्याख्या करते हैं ना, वो आचार्य पे डिपेंड करता है। जैसे भट्टोजी दीक्षित जी ने बड़ी सारी किताबें ऐसे लिख दी जिसमें उन्होंने भाष्य, महाभाष्य का खंडन कर दिया। खंडन क्या मतलब, एक रूप से उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे ये रहता है सूत्र की व्याख्या। जैसे जो इसका अगला सूत्र है ना, ये तस्यादित उदातम अर्ध ह्रस्वम, तो ये क्या बताता है कि 0.5% जो होगी मात्रा उदात्त की होगी, 0.5% अनुदात्त की होगी। तो इस पे अभी चर्चा करेंगे आज, ठीक है, इसी सूत्र को लेके चलेंगे। तो उससे पहले ना एक बार वो कारिका कर देते हैं ताकि बीच में फिर फ्लो नहीं टूटे। तो अभी हमने पढ़ा था, हम कल पढ़ चुके हैं उदात्त और अनुदात्त के विषय में। और उसके रिवीजन के लिए एक बार यह है कि अभी उस प्रसंग में आएंगे, तो पहले एक बार ये देख लेते हैं उच्चारण स्थान संबंधित कारिका, क्योंकि ये छूट गई थी पिछले वाले में। तो हमने उच्चारण स्थान कौन से सूत्र में पढ़े थे, कोई बताओ। सूत्र क्या था? ऊकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो उसके अंदर तीन संज्ञाओं का विधान था, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो उन्होंने क्या बताया, अच की होती है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा, ना कि व्यंजन की। व्यंजन की तो आधी मात्रा थी। तो इसको याद करने के लिए कारिका आ गई। कारिका का एक अर्थ है मतलब लाइन जो ज्ञान देता है छोटे से उसमें श्लोक में, ये मान लो अभी। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ, या ठीक है एक बार। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेय व्यञ्जनं सार्धमात्रिकम्। तो जैसे उसमें लिखा है गेय नहीं, गेय, विसर्ग का भी उच्चारण होगा। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो अनुष्टुप को थोड़े लय में गाया भी जा सकता है। तो ये अनुष्टुप में ही है निबद्ध। तो क्या है, ह्रस्व की एक मात्रा कहनी चाहिए। तो अब भवेत कहाँ बनता है, तो सीधा याद ही होगा। तो भवेत बनता है विधिलिंग लकारे। तो भवेत भवेताम भवेयुः। वही एक वचन में। तो भवेत, तो इसका अर्थ हो गया आ गया, और प्रार्थना तो मतलब कहना चाहिए, इसलिए वहां पे अर्थ आ गया, या बोलना। भवती या होता है, वैसे कहना चाहिए क्यों लिया गया, प्रसंग के अनुसार अर्थ करा जाता है। जैसे वहां उच्यते बोला गया था, तो वो प्रयोग हो जाता है भाव कर्मणों में, तो उसको आगे का है। तो क्या है, एक मात्रा भवेत ह्रस्व, एक मात्रा होती है किसकी, एक मात्रा होती है ह्रस्व की। और एक मात्रा हमने पढ़ लिया था उस, हाँ, तो उस सूत्र की व्याख्या में हमने पढ़ा था, मात्रा किसको बोलेंगे, पलक झपकने के समय को,
किसी पक्षी के उसको समय को, तो उन्होंने यही मान लिया था बाद में गोविंदाचार्य जी ने अपनी टीका में, कि 1 सेकंड किसको मानेंगे, 1 सेकंड को 1 मात्रा बोल लो, 2 सेकंड को 2 मात्रा, 3 सेकंड को 3 मात्रा, और आधे सेकंड को आधी मात्रा। तो ये भी ठीक है, पलक झपकने में इतना ही समय लगता है लगभग। तो क्या है, ह्रस्व की एक मात्रा होनी चाहिए, या लिखा वहां पे भवेत है तो होनी चाहिए बोलना था, कहनी चाहिए कि उसका तात्पर्य निकल जाता है। द्वि द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, कि 2 मात्रा दीर्घ की कहनी चाहिए, दीर्घ की 2 मात्रा। त्रिमात्रा तू प्लुतो गेय। अब मैंने आपको बताया विसर्ग की बड़ी सारी स्थितियां हो जाती है, तो वहां पे सकार उसको हो गया है, ये विसर्ग संधि का विषय आएगा जिसके लिए हम लघु सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेय, जानना चाहिए। अब ये एक धातु आती है, जानाति वाली धातु होती है ना, जानाति, जानीतः, जानन्ति, अहम ना जानामि, तो वही वाली धातु है यहाँ पे गेय में। ठीक है? तो धातु पाठ इसलिए करना चाहिए, तो मैं तभी रचना अनुवाद में पूरी पूरी धातुओं के नाम याद करवाता हूँ। तो हमारी आगे क्या है, त्रिमात्रः तु प्लुतो गेयः व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम। क्या लिखा है, अगर हम संधि करके पढ़े तो क्या पढ़ेंगे, चार्धमात्रिकम, और विदाउट संधि पढ़ेंगे तो क्या है, चा अर्धमात्रिकम। परंतु मैंने आपको बोला था, क्यों, एक अनुष्टुप की लय बनाने के लिए, गाने के लिए, जैसे गाओ तो, मात्रो भवेत् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः व्यंजनम चार्धमात्रिकम्। अगर मैं उसको वैसे ना पढ़ के वैसे पढ़ दूं, व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम, तो वो नियमों के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए हमें वैसे पढ़ना चाहिए। तो ये कार्य का याद रखिएगा, ताकि आप एक ही रूप में बोल पाओ, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इस सूत्र की व्याख्या यही है और कुछ नहीं। वैसे तो जो वृत्ति दे रखी है वो थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि उश्च ऊश्च ऊश्च वह वाम काले कालो यस्य सोच प्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। तो उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है थोड़ा, कि उकाल की तरह जिसका जिसका उच्चारण होगा, मतलब छोटा ऊ तो ह्रस्व, बड़ा ऊ तो दीर्घ, और ट्रिपल ऊ यानी तो प्लुत। तो उन्होंने ये समझा दिया था, तो ये कारिका याद कर लेना। तो एक बार हरिओम जी इसका उच्चारण करिए इस कारिका का। संधि तो हमने नॉर्मली इतनी तो पढ़ी है, कि जब आ और आ मिल जाए, यानी आकार और आकार मिल जाए, तो हम क्या बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आ कर लेते हैं, दीर्घ आकार कर लेते हैं। तो जैसे कि आ प्लस आ, तो ये होता है आ, इसको कहते हैं सवर्ण सवर्ण दीर्घ संधि, जो अभी आगे वाले सूत्रों में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या लिखा है, च, चा को हम ऐसे लिख सकते हैं वर्ण विच्छेद करके, और आगे क्या है, अर्धमात्रिकम, तो ये आ, तो ये दोनों आ मिल गए, इनके स्थान पर एक आदेश हो गया आ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये कार्य का कृपया याद कर लें, आगे के लिए अच्छी है। ठीक है, तो अब दो सूत्र हैं जो एक बार उसमें रिवाइज होंगे। सबसे पहले देखो, ये याद बात रखना, ये मत मान लेना कि 3 भाग होते हैं किसी स्थान के, 2 ही भाग होंगे। तो ये रही आपकी तालु, इसके कितने भाग हैं, अरे एक सीधा चला गया, इसके 2 भाग हैं, ऊर्ध्व भागम, और दूसरा क्या है, नीचे वाला, तो अधो भागम, या भागा जो भी है, हाँ जो भी है, तो ये हो गया 2। तो ये नहीं है कि इसका बीच का कोई भाग है, बीच का भाग हो गया, इतनी तालु ही नहीं है, छोटी सी तालु है, भेद पता नहीं लग रहा अभी यहाँ पे। तो आगे क्या लिखा हुआ है, जिसका उच्चारण ऊपर वाले भाग से होगा, हमें नहीं पता लग रहा अभी, इसलिए वेद में भी हो जाती है हस्त स्वर वाली बात, हाथों वाला स्वर की बात आ जाती है। तो उसको क्या बोलेंगे, उदात्त। और उदात्त का कोई चिन्ह होता है, नहीं होता। तो वेद का कोई मंत्र लिखा होगा, और उसमें जहां आपको स्वर दिख जाए, और स्वर मात्र यदि ऐसे लिखा हो आ, या फिर ऐसे लिखा हो पा, पकार के अंदर जो आकार है, या फिर हमें तो वैसे बोलना यही चाहिए कि आकार में जो पकार है, क्यों, क्योंकि बताया था स्वयं राजन्ते इति स्वराः। लेकिन ये स्वरों के साथ विडंबना हो गई मेरे ख्याल से, कि उनको व्यंजनों के पीछे लगा दिया गया, जबकि जो व्यंजन है वो क्या है, अनवग भक्ति व्यंजन। तो ठीक है, इसे हटाओ। तो ये जो पा है, इसके अंदर जो आकार है वो कैसा है, वो है उदात्त, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है। फिर आगे आता है अधोभाग, अधोभाग का क्या वो है, संज्ञा अनुदात्त। तो निश्चय अनुदात्तः इति सूत्रेण क्या है, अनुदात्तः संज्ञा भवति, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, अनुदात्त का क्या चिन्ह है, कोई बताए,
पड़ी रेखा। हाँ, तो गिरी हुई रेखा ये भी बोल सकते हैं। तो ये वाली रेखा, तो अगर किसी उसमें लिखा हो च और ऐसे लिखा हो तो चकारोत्तरवर्ती जो आकार है, यानी चकार वाला के बाद वाला आकार, जैसे अब ये भाषा आपको सीख लेनी चाहिए। चकारोत्तरवर्ती क्या होता है? चकार उत्तरवर्ती मतलब जो उसके बाद में पढ़ रहा है, क्योंकि हम उसमें वैसे ही, मैं आपको शास्त्रीय भाषा ही बोलूंगा ना, क्योंकि मेरे मुख से तो वही निकलेगी। तो चकार उत्तरवर्ती, तो उसको हम संधि करके यहाँ पे ऊ को हटा लेते हैं, आ को हटा लेते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं चकारोत्तरवर्ती। अभी बीच में गैप हो गया थोड़ा सा, इसको मत देखो। हाँ, तो चकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो कैसा है? वो अनुदात्त है। तो ये दोनों विषय क्लियर होने चाहिए। तो भाग है द्विधा, कैसे भाग है? अभागम द्विधा जो भी है तो वो कैसे है? वो एक ऊपर वाला है, नीचे वाला है। अब उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? कहाँ गई भैया हमारी टीका, कहाँ गई? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो हरिओम जी? चा प्लस आ, ये स्थिति हम क्या बोलते हैं? ये जो चा के बाद वाला आकार है, ये बोलते हैं। इसको हम मात्र संस्कृत में बोलेंगे, देंगे चकारोत्तरवर्ती आकार, जिसका साधारण अर्थ हुआ चकार के बाद वाला आकार, बस, और कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो उसमें और कोई वो नहीं है बात। अब जैसे आपको मैं बोलूं ये वाला जो आकार आपको दिख रहा है, वो कहेगा कौन सा आकार? तो आप मैं बोलूंगा चकारोत्तरवर्ती जो आकार है ना, वो वाला आकार, यानी चकार के बाद वाला आकार। तो बस यही है, उत्तरवर्ती का अर्थ कुछ और नहीं है, विभिन्न। तो ज्यादा वो नहीं लेना। अब जैसे चकार है, तीन चकार ले लेते हैं। उसके अंदर एक में जो चिन्ह नहीं होगा वेद के मंत्र में, वेद के मंत्र में जैसे कल चर्चा हो गई, तीनों पाए जाएंगे। नीचे वाला जो होगा वो हो जाएगा अनुदात्त, और ये वाला उदात्त, और ये वाला समाहार स्वरित स्वरित। तो ये तीन आपको मिलेंगे। जब वेद पाठ होगा तो ऊपर हाथ गया तो उदात्त, बीच में गया तो स्वरित, क्योंकि बीच वाला भाग है, और नीचे गया तो अनुदात्त। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बार वो देखते हैं। हाँ, अभी जैसे उन्होंने बोला कि हाँ, अब हम वो पढ़ चुके हैं, वृत्ति इसकी क्या है, किन से सूत्र की, निश्चय अनुदात्त की। याद कर लेना, वैसे आपको लघु सिद्धांत और ये तो उसमें भी नहीं मिलती वही व्याकरण सिद्धांत में, लेकिन याद हो जानी चाहिए, सेम ही है, कोई अलग अर्थ नहीं है। तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो जनुदात संज्ञको भवति। मतलब निष्पन्नो जनुदात लिखा है वहां पे, क्या है? निष्पन्न अच अनुदात, वो ऐसे संधि हो जाएगी। ये संधि तो इतनी बार बता दी गई अब अग्रह चिन्ह वाली, कि अब तो इसको याद हो ही जाना चाहिए बार। और ये जो सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति लिखी हुई है ना, इसकी उदात्तत्व अनुदात्तत्व वर्ण धर्मो समाह्रियेते यस्मिन सोच, यस्मिन सोच, सोच ही उसे पढ़ेंगे, सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। तो जिसके अंदर उदात्त और अनुदात्त दोनों वर्णों के धर्म रहेंगे, या फिर वो दोनों वर्णों का समाहार होगा, समाह्रियेते या सम्मेलन होगा, उस अच को स्वरित, उस अच की स्वरित संज्ञा होए। स्यात् लिखा है तो स्यात् अस भुवि का विधिलिंग में बनता है, स्यात् स्याताम स्युः। तो यहाँ क्या लिखा है अर्थ में? जिस अच में समान रूप से। अब वैसे यहाँ पे बड़ी लड़ाई है कि समान रूप से होनी चाहिए या नहीं, लेकिन अभी हम समान रूप से समझ लेते हैं। समान रूप से उदात्त और अनुदात्त का सम्मेलन हो, या मान लो 50% उदात्त हो और 50% अनुदात्त हो, उस अच की स्वरित संज्ञा होती है। नोट, व्याकरण शास्त्र में संज्ञा का प्रयोजन होता है, वे स्वरित संज्ञा का। स्वरित संज्ञा का उभय पद के विषय में बताता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, एक सूत्र था स्वरित नितः कर्त्राभिप्राय क्रिया फले। तो वो उभय पद बता देता है कि भैया अगर ऐसा है तो दोनों पदों में चलेगा, आत्मने पद और उसमें। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर ये काम करते हैं तो व्यर्थ जाता है। तो आ इस स्वरित आकार उदात्तत्व एवं अनुदात्तत्व धर्म दोनों रहेंगे। ठीक है, उदात्तत्व धर्म क्या हो गया? जो उदात्त के अंदर रहने वाला धर्म है, जैसे कि वही मनुष्य और घटत्व वाली बात है, वो भाव आ जाता है ना कि भाई ये मनुष्यत्व भाव है, इंसानियत है, वैसे ही उदात्तत्व भाव है, या वो मान सकते हैं उसको वैसे। धर्म का अर्थ यहाँ पे वही, तभी मैंने कल मजहब और रिलीजन का अलग बताया था।
तो चिन्ह चिन्ह उसमें लिख दिए गए। उदात्त का चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त के नीचे रेखा होती है, स्वरित के ऊपर रेखा, नीचे रेखा ऊपर। तो ये याद रख लेना। और आगे यथा में लिखा हुआ है नक्षत्रम अदितिर देवता। तो इसके अंदर जो नकारोत्तरवर्ती आकार है, यानी नकार के बाद वाला जो आकार है वो कैसा है, उसकी क्या संज्ञा हो रखी है। आकार है, इतनी देर से बोला नकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो खाली है ना, उसके ऊपर कुछ था नहीं। तो ये जो है ये क्या मानेंगे इसको। यहाँ पे हम क्ष की बात ही नहीं कर रहे, क्षत्रिय वाले क्ष की। ठीक है, तो सुनो तो क्या कह रहा हूँ। अब जैसे ये जो स्थिति है उसमें ये है, तो इसको मानेंगे। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया समाहार स्वरित, स्वरित हो गया ये। और इसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं है तो ये उदात्त हो गया ना। आगे क्या है, त्र, तकार। त्र किससे बनता है, तकार से बनता है, रेफ से बनता है, और फिर आकार से बनता है। तो नीचे तो जो आकार है वो अनुदात्त है, और मकार वाला उदात्त है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं दिख रहा वहां पे। दकार में जो ई है वो कैसी है, ऊपर है उसका चिन्ह, तो ये हो गया स्वरित। तकार में जो ई है उसमें कोई चिन्ह नहीं है, वो उदात्त हो गया। फिर रेफ आ गया बीच में, रेफ की तो कोई संज्ञा ही नहीं हो रही, क्योंकि संज्ञा किसकी हो रही है, संज्ञा हो रही है अच की। तो रेफ की संज्ञा नहीं है, क्योंकि रेफ क्या है, व्यंजन है। फिर आगे क्या है, द के बाद में जो दकारोत्तरवर्ती एकार है, मतलब दकार के बाद वाला जो ए है, ए आई नहीं कह रहा, ए कह रहा हूं, वो कैसा है, वो है नीचे चिन्ह वाला, तो वो है अनुदात्त। फिर वकार में जो आकार है वो कैसा है, उदात्त है। और तकार में जो बड़ा आकार है, दीर्घ आकार है, ऊपर चिन्ह है, तो ऊपर रेखा होने का अर्थ है कि वो समाहार स्वरित है, स्वरित है। तो ऐसे। हाँ जी बोलिए हरिओम जी, क्या तो रेफ वाला कुछ वो नहीं है। अब हमने जब सूत्रों की व्याख्या करी, उच्चैर अनुदात्त, हाँ उच्चैर उदात्त, निश्चैर अनुदात्त, तो वहां पे अच की अनुवृत्ति हम किस सूत्र से ला रहे थे, कोई बताओ अच की अनुवृत्ति किस सूत्र से आ रही थी। उस सूत्र से आ रही थी, तो अच की अनुवृत्ति उकालो से आ गई। अब यहाँ पर मात्र अच की ही संज्ञा हो रही है, और अच में कौन कौन आता है, ये रहे हमारे माहेश्वर सूत्र यहीं खोले हुए हैं, आ से लेकर चकार तक। तो इसमें सारे हमारे स्वर आ गए, और हमारा जो रेफ है वो इसमें नहीं आता। रेफ की गणना कहाँ पे करी गई है, रेफ की गणना करी गई है, यहाँ करी गई है आर्यभट्ट में। तो रेफ इसमें नहीं आता, तो उसकी हरस्व और उदात उसकी उदात अनुदात संज्ञा नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो अदितिर ये लिखा है, अदिति ही वैसे लिखा है, तो वहां क्या लिखा, अदितिर, ये स्थिति है वहां, अदितिर। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है देवता। तो जैसी रेफ ने देखा कि मेरे आगे कुछ नहीं है, खाली है, तो वो ऊपर चला जाता है, ऐसे ऊपर चला गया, यहाँ चला गया वो। तो वो रेफ की तीन वो होती है। अगर स्वर होता है तो स्वर से मिल जाता है, कभी विसर्ग बन जाता है। तो ये जो रेफ है बड़ा प्यारा है ये, मतलब लाडला है, ऐसा लगता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ इसके साथ विशेष होता रहता है। तो वहां पे जो रेफ है वो स्वर वाला नहीं है, उसमें कोई अच नहीं है, तो इसलिए वहां पे और कुछ स्पेशल नहीं है। तो यही लिखा हुआ है। तो ये हो गया होगा क्लियर। बाकी हमने ये कारिका पढ़ ली, और हमने ये भी समझ लिया कि समाहार स्वरितः क्या कह रहा है, कि जिसके अंदर मान के चलो, अब ये लाइन याद रख लो, 0.5% उदात्त हो और 0.5% अनुदात्त हो, वो क्या होगा, वो ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ह्रस्व स्वरित। क्यों, क्योंकि ये मैंने इसलिए अभी डाली, एक मात्रा भवेत ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। तो एक का हमने क्या विभाजन कर दिया, 0.5 उदात्त है, 0.5 अनुदात्त है। तो ये तो हो गया ह्रस्व की चर्चा। परंतु आगे क्या लिखा है, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रा यानी टू लिखा है, तो इसमें क्या विभाजन होगा,
तो इसके लिए ही पाणिनि जी ने वैसे लघु सिद्धांत में दे नहीं रखा। ये जो सूत्र है ये किस में दे रखा है, ये वैसे सिद्धांत में है, समझा रखा है। तो इसमें क्या देखो, आगे उन्होंने ये बता दिया, ये दो पक्ष आ जाते हैं इसके अंदर। तो हम अ, भट्टोजी दीक्षित जी का ही मत मान लेते हैं और ये वाला नॉर्मल मत है, ये देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या लिख दिया कि एक मात्रा उदात्त की हो गई और एक मात्रा अनुदात्त की हो गई। ऐसा नहीं है कि एक मध्य भाग आ जा रहा है बीच में, मध्य भाग की बात ही नहीं आ रही। बात यह है कि दोनों का मिश्रण होके हो रहा है, कि ऊपर वाले भाग से भी हो रहा है और नीचे वाले भाग से भी हो रहा है। दो में क्या है, वन उदात्त हो गया आपका, मतलब एक मात्रा दो किसकी होती है, दीर्घ की होती है, और एक किसकी हो गई, अनुदात्त की हो गई। फिर आता है तीन, तो तीन है क्या है, प्लुत है, तो इसमें भाई डेढ़ डेढ़ कर लो, तो डेढ़ प्लस डेढ़, तो ये हो गया थ्री। बस, और कोई चिंतन ही नहीं है, व्यंजन की संज्ञा हो नहीं रही, तो बस ये बात हो गई। तो अब जब बोला जाए कि स्वरित क्या है, जिसमें जिसमें मिश्रण हो उदात्तत्व धर्म का और अनुदातत्व धर्म का, वही स्वरित है। तभी उन्होंने वृत्ति में लिख दिया, क्या लिख दिया, उदातत्वानुदातत्वे। अब ये उदात्वे क्या है, जैसे बनता है ना फलम फले, वैसे ही उदात्व उदात्त और अनुदात्तत्वे, अच्छा वहां पे करके त्वा प्रत्यय लगा के उन्होंने वो कर दिया, द्वितीय वो कर दी, प्रथमा द्विवचनम। तो वहां कुछ और अर्थ नहीं है, प्रथमा द्विवचनम है। वर्ण धर्मौ, यहाँ पे धर्मो लिखा है ना, धर्मो लिखा, वर्ण धर्मो, कि ये जो वर्ण धर्म है इनसे जो समाह्रियते, समाह्रियते का अर्थ बता दिया, जो सम्मेलन हो, जहां पे जिसका मिश्रण हो, यस्मिन, जिस सो अच, यस्मिन, जिस अच में, यस्मिन याह यौ ये यम यौ यान ये याभ्याम यही ही, यत जो है ना उसका सप्तमी एक वचन में बनता है यस्मिन, जिसका अर्थ होता है जिसमें। जैसे यह बालक तत्र गच्छति तस्य नाम पीयूषः, यह बालक, जो बालक, यह का अर्थ होता है जो, वो पुलिंग में हो गया, यत जो है एक सर्वनाम, तो उसका यस्मिन बनता है। ये तो याद ही होगा सबको। तो यस्मिन सो अच, अब सह अच लिखा हुआ है, ये एक संधि का है विषय, तो बता देते हैं, अब कितने बार बताया जाए, कोई बात नहीं। क्या है, सो अच लिखा है ना वहां पे, तो है सह अच, ये लिखा है वहां पे, वह अच, आगे क्या लिखते हैं, स्वरित संज्ञा स्यात्, वह अच स्वरित संज्ञक होवे, और स्वरित संज्ञा वाला होए। तो ये हो गया समाहार की चर्चा करते हुए कि स्वरित। हाँ जी पूछिए। आप पहले वाला, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जब हमने बोलना है प्रेजेंट सर, तो हम क्या बोले, उपस्थितः अस्मि, मैं उपस्थित हूँ, ये पुल्लिंग के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए उपस्थित आस्मि हो जाता है। तो ये तो है, तो यहाँ पे हाँ तोस्मी हो जाता है ना, ये तो पहले समझाया था। हाँ तो बस याद करवाने का था, तो वही है। जैसे ही अब मान के चलो, आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, विसर्ग मिल जाए, प्लस आगे आपको अ मिल जाए, तो आपने क्या कर देना है, ओ बना देना है, और आगे अब अग्रह चिन्ह बना लेना है। ठीक है, ये कर लेना है और कुछ नहीं। अब इसमें तीन तीन चार नियम लग जाते हैं संधि के, तो उसके लिए ही पढ़ा जा रहा है। तो ये तस्यादित उदातम अर्धहरस्वम, ये क्या कह देता है इंग्लिश मीनिंग में, अगर इसमें देखे जाए, द फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ अ स्वर, द फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ अ स्वरित स्वर इज कंसीडर्ड उदात्त। अब इन्होंने ये कहा कि जो आधा भाग है ना स्वरित का, वो उदात्त माना जाएगा, और मैंने आपको वही समझाया। जैसे इन्होंने, अगर ये अभी जो मैंने सारा समझाया, कौमुदी कार से पक्षे, हम क्या पढ़ रहे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, और लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी, वरदराज आचार्य जी ने। तो जो उनके वो थे ना गुरु, भट्टोजी दीक्षित जी, उनके मत में ये मत, कि देखो एक मात्रिक में क्या है, 0.5% मात्रा उदात्त की, 0.5 मात्रा अनुदात्त। ये क्यों, ये वैसे मुझे समझाना नहीं था,
लेकिन क्लियर करने के लिए अच्छी तरीके से कि ये ना हो कि भाई आधा मिश्रित रहता है, वो जैसे मैंने देख लिया, तभी ये मैं इस पक्ष में ले गया, वरना ये था ही नहीं ग्रंथ में, तो क्यों बताया जाए अभी। तो ये है। अब यहाँ पर इसमें कोई समस्या इन तीनों सूत्रों में तो पूछिए, वरना आगे की इसमें वृत्ति देखे उन्होंने क्या लिखा। क्लियर है? माइक करके एक बार बताइए ओपन करके। तो अब बढ़ते हैं आगे। इनकी वृत्ति वैसे कर लेना, और मूल में भेज दूंगा करके, सच में भेज दूंगा इस बार उच्चारण करके, वरना कोई ऐप वो वीडियो पे। देखो अब ये क्या लिखते हैं आगे। पहले अब हमने बनाने हैं 18 प्रकार के अक्ष। आ के अब हम बनाएंगे 18 प्रकार। तो पहला आ है, उसके हमने 3 भेद कर दिए। क्या क्या भेद कर दिए? कोई बताए पहले कि सबसे पहला भेद हमने क्या करा? तो ये 3 भेद हो गए हमारे, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो अब ये 3 भेद तो हो गए, उनके 3 भेद और हो गए। कौन कौन से? जो अभी हमने पढ़े, उदात्त, अनुदात्त और आखिरी में स्वरित। तो ह्रस्वकार का भी होगा, और ये अगर ऐसे लिखा जाए तो ये हो गया अनुदात्त दीर्घ आकार, और यदि ये ऐसे लिख दिया जाए तो ये स्वरित हो गया, और चिन्ह युदात्त में होता नहीं। अब यहाँ पे 3 जोड़ दो, यहाँ पे भी 3 जोड़ दो, ये प्लुत हो गया। वेद में पाए जाते हैं ये चीजें, लोक में तो ऐसे ही नहीं दिखती। तो ये हो गए 3। अब भैया इस दीर्घ के भी भेद हो गए, वही हो गया ऊ यानी उदात्त, अनुदात्त, और तीसरा क्या है? स्वरित। स्वरित हो गया। फिर उसके बाद इसके भी 3 भेद हो गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कितने हो गए टोटल भेद? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, दैट इज 9, नव। ठीक है। तो अब वो क्या लिखते हैं लाइन, अब वो पढ़ते हैं लाइन को। सा नव विधोपि, सा नव विधोपि। अब मैंने उसको तोड़ के लिख दिया पदच्छेद करके, नवविधः अपि। ठीक है, वही चीज बार बार आती है ये वाली, अवग्रह चिन्ह वाली हर जगह आती है, तो इसको दिमाग में बिठा लो। प्रत्येकम अनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। अनुनासिकत्व और अनुनासिकत्वाभ्याम, देखो वहां पे जब मैंने वो बीच में डाल दिया चिन्ह, तो वहां पे संधि हो गई, फिर से वही वाली आ प्लस आ, दैट इज दीर्घ आकार। विद्याधन आलय, विद्यालय। तो अनुनासिकत्व अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। तो वह 9 प्रकार का अच भी अनुनासिक अपि लिखा है। अपि क्या है? अव्यय है, तो उसका अर्थ होता है भी। अहम अपि गच्छामि, मैं भी जाऊंगा या जा रहा हूं। तो वह 9 प्रकार का अच भी अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 भागों में बटा जाता है। तो ये अनुनासिक क्या होता है और ये अनुनासिक क्या होता है, इसको चर्चा करेंगे। तो जिसका उच्चारण नासिका के साथ होगा उसको क्या बोलेंगे? अनुनासिक। ठीक है। और जिसका उच्चारण नासिका के साथ नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अननुनासिक। अब अननुनासिक क्यों बोलेंगे? तो हमारा एक शब्द मैंने आपको बताया था, नए तत्पुरुष समास। तो अनुनासिक ये है हमारा शब्द। ठीक है। ना अनुनासिक या ना अनुनासिक, अब ये कर लो, ना अनुनासिक। और नाक को यहाँ पे क्या हो जाता है? अभी हमने एक पढ़ा था, नुट का आगम हो जाता है। ये क्या है? ये वाली प्रक्रिया याद हो जाए तो सब स्थानों पे आपको वो प्रक्रिया मिल जाएगी। ये देखो, ना उदात्त अनुदात्त, जब स्वर होता है तो नुट का आगम हो जाता है। तो उदात्त क्या है? ऊ क्या है? स्वर है, तो नुट लिखा है। नुट में शेष रहेगा मात्र ना, क्योंकि टकार की तो हलंत्यम सहित संज्ञा हो गई, उपदेश अवस्था में है, आगम है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगमा।
और उसके बाद में ऊ की बीच संज्ञा मान लो नकार उत्तरवर्ती उकार की, ना के नीचे जो ऊ लगा है उसकी, शेष रहता है ना। तो आ प्लस ना उदात्त अनुदात्त ऐसे बन गया, यानी जिसका अर्थ है नहीं उदात्त। तो यहाँ पे क्या है, प्लस अनुनासिक। अब सच बताऊं तो स्टार्टिंग में मेरे को बड़ी समस्या थी भाई, ये बनता कैसे है, तभी तो मैं ये समास लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी कठिनाई आएगी समझ में। लेकिन अगर बार बार उसका चिंतन करो, जैसे अभी सोच वाला हमने पढ़ा, अगर वो सोच वाला मैं बार बार ना समझाऊं उपस्थितोष्मी वाला, तो वो हर स्थान पर ही आएगा। कितनी बार बोला जाए कि यहाँ संधि है संधि है, वो पैटर्न ही समझा दो इससे अच्छा तो यहाँ पे क्या शेष रहेगा, मात्र नकार शेष रहेगा, और अनुनासिक तो है। तो हमारा क्या शब्द बन गया, अ ननु, क्योंकि ये वाला जो आ है वो तो इसमें मिल गया, अनुनासिक। ठीक है, ये शब्द की क्लियर है कि क्या आप कैसे बनाए। हम्म, ठीक है, तो उसमें जैसे क्या लिखा है कि नहीं नासिका वाला ये अर्थ मान लो। तो अब हम करते हैं भेद। बचपन में समझ नहीं आता था कि ये चंद्र बिंदु का प्रयोजन क्या होता है, इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण होगा नासिका के साथ में। जैसे इसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम य, और ये वाले को पढ़ेंगे य। हाथ रख के आप भी रखो नासिका पे हाथ, य य। जब आपकी जो ध्वनि की जो वो जा रही है, वायु प्रवाह हो रही है, उसका जब आपको यहाँ पर पता लगने लगे हाँ कुछ प्रवाह हो रहा है, वही अनुनासिक है, वही नासिका के द्वारा उच्चरित है। तो ये य य, ये क्या है, ये यदि आ है तो ये क्या है, आ ऐसे। ये ई है तो ये क्या है, ई। ऊ है तो ये क्या है, ऐसे ही जो अंतिम पांचों होते हैं ना, हमने क्या पढ़ा था, हिम गणना नाम नासिका च, तो का खा गा घा ङा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो क्या लिखा था, इमा गणना नाम, इमा गणना नाम नासिका च, उच्चारण स्थान में पढ़ा था। तो इन पांचों का उच्चारण नासिका से भी हो ही रहा है, साथ में अपने जहां जहां से उनका जो उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण मात्र आपने ग, जैसे कंठ से आप कर दोगे क ख ग घ ग, ऐसे नहीं करना, नासिका से भी करना है। ङ ङ, इसका य, ण ण न म, ऐसे। तो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, पढ़ो कोई। हम्म, अब यही चीज हिंदी के अंदर पूर्ण रूप से क्लैरिफाई नहीं थी, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को समझनी है हिंदी भी, तो उसको संस्कृत समझनी, क्योंकि हिंदी किससे है, संस्कृत से। तो आप करते हैं, तो ये हो गया भेद। तो अचो की हो जाती है किस, वैसे होती किस किस की, अभी हम अगला जो सूत्र है ना, अगला सूत्र क्या है, मुख नासिका वचनोनुनासिकः, ये अगला सूत्र होगा। मुख नासिका वचनोनुनासिकः, क्या वृत्ति कहती है, मुख सहित नासिक्योच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात्, तदित्थम् अ इ उ वर्णानाम्, अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः, लृवर्णस्य द्वादश, तस्य दीर्घाभावात्, तस्य दीर्घाभावात्, येषामपि द्वादश द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। तो ये जो वृत्ति है इसका अर्थ हम समझेंगे कल, लेकिन अभी पहले एक बार क्लियर करके जाते हैं, नौ हमारा 18 प्रकार से कैसे बना। तो अब हमारा भेद तो वहां हो ही गया, 9 प्रकार का तो हमने बना लिया है। तो आप बस क्या कर दो, 9 को बांट दो दो भागों में, कैसे, एक भाग हो गया आपका अनुनासिक,
और होगा आपका अननुनासिक। ये नासिका के साथ वाला, ये नासिका के बिना वाला। बस ऐसे बट गए आपके 18 भेद। जैसे कि उन्होंने अपनी टीका में बहुत अच्छी तरीके से एक लाइन बना के दे रखी है, वो हम देख पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो। इस विषय को तालिका में के माध्यम से समझते हैं। देखो, आ ई उ री री, इन पांचों के वैसे 18 भेद होते हैं, अन्यों के 12 आ जाते हैं। तो अभी ये देखो, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक को कैसे लिखेंगे? ह्रस्व हो गया, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, अनुनासिक। और आगे क्या लिखा है उन्होंने? सेकंड, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक। तो ये ह्रस्व हो गया, उदात्त का चिन्ह नहीं होता और अननुनासिक है, तो हमारे को ये लिखने की जरूरत नहीं। चंद्र बिंदु दर्शाता है, दैट इसको हम लिख देते हैं विद नोज, या नासिका के साथ। अब आगे क्या लिखा है? ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक। तो उन्होंने अब नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। तो हमारे को पता है इसके नीचे खड़ी रेखा होती है, तो ह्रस्व उदात्त क्या लिखा है? ह्रस्व तो यहाँ क्या लिखा है? ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। तो ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, अनुनासिक का अर्थ है ये वाला चिन्ह चंद्र बिंदु, और दूसरे में ये रहेगी स्थिति। और फिर क्या आ गया? दिस, क्या? ये, और ऐसे साइन में लाइन आ जाएगी। हाँ, साइन में लाइन आ गई। तो ये भैया उदात्त वाला भेद है, ये अनुदात्त वाला भेद है, और ये वाला कौन सा भेद है? ये स्वरित वाला भेद है। ऐसे साइड में लाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लिखने का तरीका है वो। तो इस प्रकार ये तो आपके हो गए 6। और ये किसके भेद हैं अभी? ये मात्र भेद हैं ह्रस्व वाले। अभी तो आपके कौन कौन से भेद रह गए? अभी आपके रह गए दीर्घ वाले, रह गए दीर्घ उदात्त अनुनासिक। फिर आगे आखिरी में प्लुत। तो 6 + 6 + 6 कितने हो गए? 18। 18 प्लुत स्वरित अनुनासिक। तो इसको अब हम कल अच्छी तरह डीप से समझेंगे पूरा। बाकी अभी इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए, करें फिर कक्षा का समापन। ठीक है, तो लगा ही था, बस आ ही गया वो आज का विषय अच्छी तरीके से। तो क्या है? येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।